वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 5 चय प्रक्रम। जिसका लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन क्या होता है, आहार नाल क्या है, उसके भाग कितने, सबके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले पाचन तंत्र क्या होता है, तो हम सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में जान लेते हैं। पाचन तंत्र का मतलब होता है कई तंत्रों को को मिलाकर भोजन को पचाने की क्रिया पचाने की जो क्रिया होती है उसे ही पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे भोजन का पाचन, अब इसमें तंत्र का मतलब क्या, सिस्टम या निकाय। जैसे भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता, मुख में भोजन जो है चबाते हैं तो थोड़ा सा भोजन का पाचन मुख में होता है। फिर भोजन का आहार नाल के माध्यम से पेट में जाता है। आहार नाल में भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन पेट में होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक, अब बड़ी आंत में भी भोजन का पाचन नहीं होता। तो ये क्या है, पूरा एक सिस्टम है, तंत्र है। तो हम कह सकते हैं कई तंत्रों को मिलाकर भोजन को पचाने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन का मतलब क्या होता है, पाचन का मतलब क्या है कि भोजन को बड़े कणों से, या फिर हम कह सकते हैं कि भोजन को जटिल पदार्थों से छोटे पदार्थों में तोड़ना। जटिल पदार्थ से किसमें बदलना, जटिल पदार्थ से छोटे पदार्थ में बदलना, छोटे पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। पाचन का मतलब क्या होता है, भोजन को, जो भोजन के जटिल पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जैसे मुख से हम भोजन को चबाते हैं तो क्या होता है, जो बड़े कण होते हैं वो जो है छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं और फिर जो है आहार नाल के माध्यम से सीधे पेट में जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे कि यह जो है हमारा क्या है, ये माउथ है। यहाँ से जो है भोजन, माउथ MOUTH होता है। माउथ का मतलब क्या होता है, मुख। मुख से भोजन का जो है क्या होता है, पाचन जो है प्रारंभ होता है। तो मुख से भोजन जाता है और फिर कहाँ जाता है, आहार नाल में जाता है, यानी ग्रास नली में जाता है। तो भोजन का जो है जटिल पदार्थों से छोटे पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन की क्रिया जो है दो प्रकार की होती है। कौन सी, एक तो भौतिक क्रिया होती है और दूसरी जो होती है रासायनिक क्रिया होती है। भौतिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जो चीज जैसे करते हैं, जैसे भोजन को मुख से चबाते हैं जिसमें हम कार्य कर रहे हैं, मुख से चबाने का कार्य, उसको हम भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। रासायनिक क्रिया जिसमें एंजाइमों का प्रयोग होता है उसको हम जो है रासायनिक क्रिया कहते हैं। तो फिजिकल का मतलब भौतिक और केमिकल का मतलब रासायनिक। भौतिक का मतलब है जो हम अपने आप करते हैं, वह जो है भौतिक क्रिया होती है। रासायनिक का मतलब एंजाइमों के द्वारा जो क्रिया होती है। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। भोजन से क्या करना, भोजन से जो है ऊर्जा प्राप्त करना। पाचन का कार्य है भोजन से जो है ऊर्जा की प्राप्ति। पाचन जो है किसका किसका होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसका जो है क्या होगा, पाचन होगा। वसा हो गया, प्रोटीन हो गई, इसका जो है पाचन जो है। पाचन किसका नहीं होता है, जैसे विटामिन, तो विटामिन का जो है पाचन नहीं होता है। जल का पाचन नहीं होता है। और जो है जैसे हम कह सकते हैं खनिज हो गए, खनिज लवण, इनका जो है पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन निम्नलिखित में से किस पदार्थ का होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन। तो इनमें से तीनों का होता है, विटामिन का जो है नहीं होता। अगर जो पूछता है कि इनमें से पाचन किसका होता है तो ये ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं होता तो ये ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम जो है जानते हैं, अगला हमारा टॉपिक है आहार नाल क्या है। तो आहार नाल का मतलब होता है कि मनुष्य के वे सभी भाग जो भोजन को प्रारंभ से लेकर अंत तक, जहाँ भोजन का अंतिम चरण होता है वहां तक का पूरा भाग जो होता है आहार नाल कहलाता है। जैसे आप चित्र में देख पाओगे कि आहार नाल मुख से लेकर गुदा द्वार लास्ट तक ये जितना भाग है ये पूरा क्या है, आहार नाल। ये जित यहाँ से लेकर ये पूरा मुड़ा हुआ, ये बड़ी या छोटी या सब मिलाकर यहाँ तक पूरा भाग क्या होता है, आहार नाल होता है।
आहार नाल की जो लंबाई होती है वह 9 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 9 से 10 मीटर जो है हमारा आहार नाल लंबा होता है। भोजन जो है, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और मुख से प्रारंभ होने के बाद विभिन्न भागों तक जाता है। आहार नाल के वह सारे जो है भाग होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुख, मुख गुहा हो गया, दूसरा जो है ग्रास नली हो गई, तीसरी जो है आमाशय हो गया, आमाशय, और चौथा जो है छोटी आंत हो गया, छोटी आंत, और बड़ी आंत। ये सब क्या है? ये सब जो है आहार नाल के भाग है। अब हम इसके अंतर्गत आने वाला पहला भाग जो मुख गुहा है उसके बारे में जो है पढ़ते हैं कि मुख गुहा होता क्या है। अब आप यहाँ पर चित्र में जो है देख पाओगे कि मुख गुहा क्या है। मुख गुहा, यहाँ पर जो है मुख गुहा में जीभ होती है, दांत होते हैं, और जब हम भोजन को करते हैं तो दांतों के द्वारा जो है चबाते हैं। ये जो पीछे दिख रहा है ये जो है लार ग्रंथियां हैं। ये कौन सी ग्रंथियां हैं? लार ग्रंथियां हैं। और ये जो यहाँ दिख रहे हैं ये जो है दांत हैं, और यहीं पर जो है जीभ होती। तो भोजन को जैसे हम खाते हैं तो वह मुख में जाता है। मुख में हम क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं, जिसमें जो है लार मिलती है। तो मुख गुहा में क्या करते हैं? भोजन को जो है हम, भोजन के पाचन का प्रारंभ, क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पाचन का प्रारंभ कहाँ सर्वप्रथम होता है? तो भोजन के पाचन का प्रारंभ जो है, प्रारंभ मुख से होता है। प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। सबसे पहले भोजन का पाचन मुख से होता है। अब मुख में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुख में क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले दांत, दूसरा जीभ, तीसरा जो है लार ग्रंथियां होती हैं। क्या क्या होता है? लार ग्रंथियां। तो हम, अब यहाँ पर आप चित्र में पहले देख लो, मुख में जीभ, दांत, और ये पीछे वाली लार ग्रंथियां। अब इनके बारे में जो है हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या क्या है। सबसे पहले दांत। तो हमारे शरीर में सबसे पहले मनुष्य यानी छोटा बच्चा जब होता है तो उसके मुख में जो है अस्थायी दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? दांत जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी और एक जो है स्थायी होता है। अस्थायी दांत जो होते हैं वो केवल जो है 20 ही होते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। और स्थायी दांतों की संख्या जो होती है 32 होती है। मनुष्य के शरीर में दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। दांत के कितने प्रकार हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं यानी स्थायी दांतों के कितने प्रकार हैं? स्थायी या अस्थायी कह सकते हो। स्थायी या फिर अस्थायी, हम सीधे से दांत के प्रकार कहेंगे। दांत के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। इंसाइजर, साइजर, काइनाइन, काइनाइन कह सकते हैं, प्रीमोलर, और मोलर। ये जो है दांत के 4 प्रकार हैं, जिनका दंत सूत्र, मनुष्य के दंत सूत्र का फार्मूला जो होता है, दंत सूत्र, यह जो होता है 21-23/21-23 होता है फार्मूला। 21-23/21-23। ये सबके सीरियल वाइज सीधे है। पहला इंसाइजर, काइनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के। इनकी संख्या हम 2 से गुणा करवाएंगे हर बार। जैसे तुमसे पूछता है इंसाइजर दांतों की संख्या मनुष्य में कितनी, तो 2 दूना 4, और नीचे 2 दूना 4, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। फिर पूछता काइनाइन कितने हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 कितने हो गए? 4 हो गए। फिर प्री मोलर कितने? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 कितने हो गए? 8। फिर पूछता मोलर कितने? 2 तियां 6, 2 तियां 6, 6 कितने हो गए? 12। अब टोटल जोड़ सकते हो, 8 4 12, 12 12 24, 24 60, टोटल कितने हो गए? 32 दांत हो गए। यानी मनुष्य के शरीर में टोटल कुल कुल कितने दांत हैं? 32 दांत होते हैं। यह जो है मनुष्य के शरीर का दंत सूत्र है। अब जीभ देखते हैं। जीभ से जो है, सबसे पहले जीभ भोजन को जो है पलटने में सहायक होती है, और भी बहुत सारे जीभ के कार्य बोलने में सहायक होती है। इसके बाद आता है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो होती हैं मनुष्य में, लार ग्रंथियां 3 प्रकार की लार ग्रंथियां जो है होती हैं। मनुष्य के शरीर में लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। पहला कौन सा है? पैरोटिड, पैरोटिड हो गया। दूसरा सबलिंगुअल हो गया, सब लिंगुअल, सबलिंगुअल, और सबमेडिबुलर।
सब मेडिबुलर। मनुष्य के शरीर में लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मेडिबुलर। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती। मनुष्य में जो है प्रत्येक दिन, अगर जो प्रतिदिन की बात की जाए, प्रतिदिन लार जो है 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर जो है लार प्रत्येक दिन जो है स्रावित होती है। लार में जो है कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम का कार्य है कि जीवाणुओं को मारना। लाइसोजाइम का कार्य क्या है? कि जीवाणुओं को जो है मारने का कार्य जो है कौन करता है? लाइसोजाइम। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेडिबुलर होती हैं। ये 3 प्रकार हो गए। इसमें जो है शरीर में लार कितने स्रावित होती? प्रत्येक दिन जो है 1.5 लीटर लार स्रावित होती है, जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। दूसरा टाइलिन, टाइलिन होता है। टाइलिन और डाइस्टेज हम कह सकते हैं। टाइलिन पब्लिक डाइस्टेज लिख लेते हैं, इनका कार्य एक ही इसलिए लिख लिए डाइस्टेज। ये जो है स्टार्च का जो है पाचन करते हैं। डाइस्टेज किसका पाचन करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। दूसरा जो होता है म्यूकस स्रावित होता है। म्यूकस जो होता है यह चिपचिपा बनाता है भोजन को। भोजन को जो है क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा, चिपचिपा बनाने का कार्य होता है। तो मुख में इतनी सारी क्रियाएं होती हैं, और यह जो है इसके बारे में हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि मुख गुहा में जो है भोजन का जो है पाचन सबसे पहले प्रारंभ होता है। इसमें दांत होते, जीभ होते, लार ग्रंथियां होती। दांत जो होते 2 प्रकार के, अस्थायी और स्थायी होते। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती, जो 2 से 4-5 वर्ष में या 10 वर्ष तक टूट जाएंगे। फिर जो स्थायी दांत निकलने लगेंगे उनकी संख्या 32 होती है। दांत जो होते 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर की संख्या 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। ये टोटल 32 हो गए। यह मनुष्य का दंत सूत्र है। 21-23 मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे, सबकी संख्या आ जाएगी। अब इसके बाद लार ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमेडिबुलर। लार जो होती है प्रत्येक दिन 1.5 लीटर स्रावित होती है। इसमें जो है लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूकस होता है। लाइसोजाइम जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। टाइलिन और डाइस्टेट स्टार्च का पाचन करता है। म्यूकस जो होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है। अब हम देखते हैं अगला पार्ट ग्रास नली के बारे में। हमारा अगला पार्ट है ग्रास नली या ग्रसिका। अब हम जैसे जब भोजन करते हैं तो यह जो है ग्रास नली के माध्यम से सीधे आ जाता है। यहाँ पर जो है एक एपिग्लाटिस होता है, जो जब हम भोजन करते हैं तो श्वास नली में जाने से भोजन को जो है रोकता है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो है एपिग्लाटिस होता है। एपिग्लाटिस का मतलब क्या होता है? एपिग्लाटिस भोजन को जो है श्वास नली में जाने से जो है रोकता है। ये क्या है? ये जो है ग्रास नली है। ग्रास नली। ये जो दूसरी वाली ये दिख रही है ये जो है श्वास नली है। ये जो है 2 इसके भाग हैं, ये फेफड़े में जाकर खुलती है। तो हम श्वास नली के बारे में, श्वसन के बारे में जब पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। श्वास, श्वास, एक मिनट, श्वास नली, ये श्वास नली है। तो हम ग्रास नली के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो मुख से भोजन करने के पश्चात ग्रास नली में जाता है, जहाँ पर गले में जो है एपिग्लाटिस लगा हुआ होता है। जब हम भोजन को करते हैं तो एपिग्लाटिस जो है श्वास नली को ढक लेता है, जिसके कारण भोजन जो है श्वास नली में प्रवेश नहीं करता है और वह सीधे ग्रास नली में प्रवेश करता है। अभी भोजन का जो है बहुत कम ही मुख में पाचन हुआ था। जो अधपचा भोजन रह गया है उसको हम बोलस कहते हैं। अब हम जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। आप यह चित्र देख लीजिए। यह जो है लंबी नली जो पेट तक आई हुई है, इसको हम ग्रास नली कहते हैं। ये देख सकते हो आप, नली है यहाँ तक, ये वाली नली, इसको हम ग्रास नली कहते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं। ग्रास नली जो होता है इसकी लंबाई, सबसे पहले ग्रास नली जो होता है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर लगभग होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर होती। इसमें जो है पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता। इसमें केवल भोजन एक भाग से दूसरे भाग में जाता है। अब मुंह से भोजन आने के पश्चात क्या होता है? जब गले में एपिग्लॉटिस लगा हुआ होता है, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का कार्य क्या होता है? श्वास नली को भोजन करते समय या निगलते समय श्वास नली को बंद करना। श्वास नली को क्या करना?
बंद कर देना। अगर बंद नहीं करेगा तो क्या होगा, भोजन जो है श्वास नली में चला जाएगा, यानी फेफड़े में चला जाएगा। तो व्यक्ति की जो है कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो सकती है, भोजन सड़ने लगेगा वहां पर। इसलिए एपिग्लॉटिस जो है लगा होता है, जिसके कारण जब हम भोजन निगलते हैं तो वह जो है श्वास नली को बंद कर देता है और ग्रास नली में भोजन जो है जाता है। अब समझते हैं कि मुख से आधा पचा हुआ जो भोजन या पूर्ण रूप से ना पचा हुआ भोजन जो जाता है उसको हम बोलस कहते हैं। BOLUS, बी, एक मिनट, BOLUS, बोलस कहते हैं। बोलस का मतलब क्या हुआ कि मुख से अधपचा भोजन जो जाता है आहार नाल में, उसको जो है आहार नाल नहीं ग्रास नली में जाता है, उसको हम बोलस कहते हैं। यह जो है ग्रास नली केवल इसी के लिए है कि मुख से भोजन जो है आमाशय में यानी पेट में भेजना इसका केवल कार्य है। और यह एपिग्लाटिस जो होता है गले में लगा होता है, गले के थोड़ा सा ऊपर, जिसका कार्य श्वास नली को ब्लॉक करना, और जब हम सांस लेते हैं तब जो है मुख को ब्लॉक करना होता है। अब हम देखते हैं अगला हमारा है आमाशय या फिर पेट क्या होता है। अब आप यहाँ पर देख पाओगे, ये हमारा चित्र है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है यह जे जैसी संरचना, कैसी है ये संरचना, जे के जैसी संरचना है, इसको हम आमाशय या फिर जो है हम पेट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, पेट कहा जाता है। इसी में जो है क्रमानुकुंचन गति होती है। क्रमानुकुंचन गति का मतलब पेट जो है सिकुड़ता है, फैलता है। आप देखते हो सोते समय जो है पेट सिकुड़ता है और फैलता रहता है, उसको हम क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। यह जो इसके ऊपर दिख रहा है यह जो है छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, इसको हम लीवर कहते हैं। यह जो है पैनक्रियाज है। क्या है, पैनक्रियाज, CREAS, पैनक्रियाज है। इससे पैनक्रियाटिक जूस स्रावित होता है और इससे जो है पित्तरस स्रावित होता है। यह अग्न्याशयी रस स्रावित करता है। यह कैसी संरचना है, पत्ती के जैसी संरचना है। इससे क्या स्रावित होता है, अग्न्याशयी रस। और यह जो लीवर है इससे यकृत, यकृत से क्या स्रावित होता है, बाइल जूस स्रावित होता है, यानी पित्त रस स्रावित होता है। तो हम सबसे पहले आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आमाशय क्या होता है, आमाशय जो है जे के आकार का होता है। जहां पर इसका आकार कैसा होता है, जे के आकार का होता है। मुख यानी कि ग्रास नली के बाद सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, मुख में। मुख से होते हुए ग्रास नली या ग्रसिका हम कह सकते हैं, और ग्रसिका से भोजन कहाँ जाता है, पेट में जाता है। अब आमाशय में जब भोजन जाता है तो यहाँ पर भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक भोजन रहता है। आमाशय जो होते हैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला क्या होता है, कार्डियक होता है। आमाशय के कितने भाग हैं, 3 भाग। पहला है कार्डियक और दूसरा है फंडिक, कार्डियक और पाइलोरिक। ये जो है आमाशय के जो है 3 भाग होते हैं। अब जो आमाशय है, अब हम चित्र में देखेंगे, आमाशय के जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ये जो है ऊपर वाला ये जो भाग है इसको हम कार्डियक कहते हैं। बीच वाला जो मिडिल वाला भाग है इसको फंडिक कहा जाता है और लास्ट वाले भाग को हम पाइलोरिक कहते हैं। तो हम जो है कार्डियक क्या होता है, कार्डियक यह जो है आमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। यह सबसे ऊपर का भाग है, ऊपर का भाग है। इससे जो है HCl स्रावित होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। फंडिक जो होता है यह जो है मध्य का भाग होता है। फंडिक जो होता है यह जो है मध्य का भाग होता है। इसमें कांटेनुमा संरचना, कांटेनुमा पाई जाती है संरचना, कांटेनुमा रुजी जिसको कहते हैं, कांटेनुमा रुजी पाई जाती है। जो कांटे भूख लगने पर चुभते रहते हैं और इनका कार्य होता है भोजन को रोकना। भोजन को क्या करना, भोजन को जो है रोकना, और रोक कर जो है जब भोजन रुका रहेगा और क्रमानुकुंचन गति होगी तो भोजन का जो है पाचन होगा। आमाशय में हम लिख लेते हैं, इसी में जो है क्रमानुकुंचन गति भी होती, क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन लिख लेते हैं। क्रमानुकुंचन गति होती, क्रमानुकुंचन का मतलब क्या होता है, पेट का फैलना सिकुड़ना, यही जो है क्रमानुकुंचन गति होती। अगला भाग है पाइलोरिक। तो पाइलोरिक जो होती है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह जो है इसमें क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, जठर रस, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। यह आमाशय का जो है सबसे निचला या फिर कह सकते हैं आमाशय का जो है अंतिम भाग होता है। आमाशय का कौन सा भाग, अंतिम भाग है।
जो जठर रस होता है, जठर रस में जो है दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो रेनिन और दूसरा जो है पेप्सिन। जठर रस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? दो प्रकार के, एक रेनिन और एक जो है पेप्सिन। रेनिन का कार्य होता है, रेनिन दूध का पाचन करने वाला एंजाइम है। रेनिन बच्चों में दूध का पाचन या बड़ों में दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो है किसका पाचन करता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। एक बार हम फिर से आमाशय को रिपीट करते हैं। आमाशय की संरचना जो होती है जे के आकार की होती है। यहाँ पर भोजन जो है लगभग 4 घंटे तक रुकता है और इसमें क्रमानुकुंचन गति होती है। ग्रास नली के बाद जो भोजन होता है वह सीधे पेट में आता है। हम स्टार्टिंग में भी इसको लिख सकते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक जो होता है सबसे ऊपर वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, जिसमें एचसीएल स्रावित होता है। बीच वाला भाग जो होता है फंडिक होता है, जिसमें कांटेनुमा रुचि पाई जाती है जो भोजन को रोकती है, जिससे भोजन का अच्छे से अच्छा पाचन हो। तीसरा पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक यह अंतिम भाग है जिसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस का श्रावण करता है। जठर रस में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का कार्य है दूध का पाचन करना, पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। अब हमारा जो अगला भाग है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि अगला भाग होता है छोटी आंत। हम जो है यहाँ पर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जो है पढ़ेंगे। छोटी आंत जो है क्या होता है, सबसे पहले हम जो है चित्र में जो है देख लेते हैं और जान लेते हैं कि छोटी आंत आखिर है क्या। आप यहाँ पर देख पाओगे यह जो है छोटी आंत है। यह जो आमाशय के बाद वाली संरचना जो दिखाई दे रही है, ये मुड़ी हुई अंदर संरचना, ये छोटी आंत है। छोटी आंत जो होती है लगभग, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर हम छोटी आंत जो है इसको लिख लेते हैं। छोटी आंत यह जो होती है यह 5 से 6 मीटर जो है लंबी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी जो है यही आंत है, छोटी आंत है सबसे लंबी। नली की बात की जाए तो छोटी आंत जो है सबसे लंबी होती है, जबकि बड़ी आंत मोटी होती, चौड़ी होती, लेकिन जो है इतनी लंबी नहीं होती। तो हम कह सकते हैं छोटी आंत का नाम, छोटी आंत जो है सबसे लंबी होती है, बड़ी आंत जो होती है वह मोटी होती है। छोटी आंत आमाशय के बाद जो भोजन होता है वह छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम जो होता है ऊपर वाला भाग होता है, बीच का भाग जो होता है उसको हम जेजुनम कहते हैं, और जो मध्य वाला भाग अंतिम भाग होता है उसे इलियम कहा जाता है। और ये जो होता है इसी में छोटी आंत में ऐसे ये विलाई जैसी संरचना जो है लगी होती है, जिसका कार्य होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना। अब यह भोजन आता है तो भोजन को कांटेनुमा संरचना होती है, इसको रोकता है और फिर जो है भोजन थोड़ी देर रुका रहता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और भोजन का जो है पाचन होता है। यह भोजन को पचाने का अंतिम भाग है, हम कह सकते हैं। तो हम जो है देख लेते, इसके भाग देख लेते। यह जो पहला वाला भाग है इसको हम जो है डेडुनम कहा जाता है। डेडुनम, डेडुनम। जो मध्य वाला भाग होता है इसका, मध्य वाला भाग उसको हम जेजुनम कहते हैं। मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता है? जेजुनम। और लास्ट वाला जो भाग होता है उसको इलियम कहा जाता है। इलियम, ILEUM, इलियम कहा जाता है। अब हम छोटी आंत के बारे में जान लेते हैं। छोटी आंत आमाशय के बाद, आमाशय के बाद, आमाशय, आमाशय के बाद भोजन जो है कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। आमाशय के बाद भोजन जो है कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में छोटे छोटे जो है विलाई लगे होते हैं, विलाई, जिनको हम रसांकुर भी जो है कहते हैं। ये जो जैसी संरचना भी बताई थी, कांटे जैसी संरचना ऐसे जो है पाई जाती है, इनका कार्य भोजन को रोकना और पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना, जिससे भोजन का पाचन हो सके। यह जो है संरचना ऐसी कांटे जैसी जो है अंदर ही पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं या फिर विलाई कहते हैं। इनका कार्य अवशोषण करना होता है। आहार नाल जो होता है वह में छोटी आंत जो होती है, यह आहार नाल की का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत जो होती है आहार नाल का, आहार नाल का सबसे लंबा
सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 6 मीटर होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती, इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। इससे अब इसमें जो है यकृत से क्या स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता है। यहाँ पर हमने देखा था ये हमारा यकृत यानी लीवर है, इसको अंग्रेजी में लीवर कहा जाता है। इसी से क्या स्रावित होता है, पित्त रस स्रावित होता है। और ये जो पत्ती की जैसी संरचना है, इससे पैनक्रियाज है, अग्न्याशय इसका नाम, तो अग्न्याशयी रस, इससे पित्त रस स्रावित होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अग्न्याशयी रस और पित्त रस, 1 मिनट, अग्न्याशयी, 1 मिनट, अग्न्याशयी, अग्न्याशयी रस और दूसरा जो है पित्त, पित्त रस जो होता है वह यहीं से जो है स्रावित, इसी में स्रावित होता है, इसी में मिलता है कह सकते हैं। छोटी आंत में जो है यहीं से मिलता है। अग्न्याशयी रस और पित्त रस जो है छोटी आंत में मिलता है। ये कहाँ से स्रावित होता है, पित्त रस जो होता है यकृत से स्रावित होता है। और अग्न्याशयी रस जो होता है कहाँ से स्रावित होता है, अग्न्याशय से स्रावित होता है। अग्न्याशय, अग्न्याशय से स्रावित होता है। अग्न्याशयी रस कहाँ से स्रावित होता है, अग्न्याशय से स्रावित होता है। इसकी संरचना पत्ती के जैसी होती है। अग्न्याशय की संरचना कैसी होती है, पत्ती के जैसी होती है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। अग्न्याशय जो होता है इसी से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन, इंसुलिन का कार्य होता है ग्लूकोज का अवशोषण करना होता है, ग्लूकोज को अवशोषित करता है। जिसमें इंसुलिन अगर जो समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है, उसको मधुमेह के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं पित्त रस, एक तो पित्त रस जो है इसका कार्य क्या है, वसा का जो है पायसीकरण करना। पित्त रस का कार्य क्या होता है, वसा का पायसीकरण, पायसीकरण करना, वसा का जो है क्या करना, पायसीकरण करना। छोटी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3 भाग होते हैं। डेडुनम पहला क्या है, डी यू ओ डी ई एन यू एम, डेडुनम जो होता है यह छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। डेडुनम जो होता है यह छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। दूसरा जो होता है डेडुनम के बाद जेजुनम होता है, जेजुनम होता है। जेजुनम जो होता है यह मध्य का भाग होता है। और इलियम जो होता है, इलियम यह अंतिम भाग होता है। मनुष्य के शरीर में छोटी आंत जो होती, छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। अब हम छोटी आंत के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं। छोटी आंत जो होती है इसमें भोजन आमाशय के बाद जो है छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है, इसकी लंबाई 5.6 मीटर होती है। इसमें विलाई पाए जाते हैं जो भोजन का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। इसमें अग्न्याशयी रस तथा पित्त रस जो है छोटी आंत में मिलता है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है, इसमें पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। और पित्त रस जो होता है यकृत से स्रावित कर होता है, जिसका कार्य वसा का पायसीकरण होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम ऊपरी भाग है, जेजुनम मध्य वाला और इलियम जो है अंतिम भाग होता है। अब हमारा आज का जो है अंतिम जो होगा, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह जो बड़ी वाली संरचना दिखाई दे रही, यह जो है बड़ी आंत की है। इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत कहते हैं। यह जो है क्या है, बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी जो है 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। यह जो है 3 भाग होते हैं। सीकम जो होता है पहला भाग होता है, दूसरा कोलम होता है और तीसरा रेक्टम होता है। तो हम कह सकते हैं छोटी आंत में भोजन प्रवेश करने के बाद वह जो है बड़ी आंत में प्रवेश करता है। यहाँ पर जो है केवल जल का जो है अवशोषण होता है। अब हम बड़ी आंत के बारे में, और यह जो है क्या है, यह नीचे जो है मल त्यागने के लिए, इसको हम मल द्वार भी कहते हैं, इसको गुदा भी कहा जाता है। मल द्वार, 1 मिनट, मल द्वार लिख लेते हैं इसको। और दूसरा जो है इसको मलाशय कहते हैं। यहाँ पर मल आकर रुकता है, इसको मलाशय कहा जाता है। ये जो है मल द्वार है, इसको गुदा भी कहते हैं। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद जो है, छोटी आंत के बाद जो पचा हुआ भोजन है वह बड़ी आंत में जो है प्रवेश करता है। बड़ी आंत में कोई भी पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं।
पाचक ग्रंथियां जो है यहाँ पर कोई भी या किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती, ना तो इसमें कोई भोजन का पाचन होता है। तो हम कह सकते हैं भोजन का पाचन जो है बड़ी आंत में नहीं होता। यहाँ पर जल का जो है अवशोषण होता है। एक मिनट, अवशोषण। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के जो है 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है सीकम। बड़ी आंत का पहला कौन सा भाग है? सीकम है। और यह जो है पहला भाग होता है, नंबर 1। यह जो है सबसे ऊपर वाला, हम इसको कह सकते हैं पहला भाग है। यह सबसे पहले जो है यही आता है। ठीक है, छोटी आंत का जो है, छोटी आंत कहाँ पर खुलती है? पहले भाग सीकम में ही खुलती है, हम कह सकते हैं। दूसरा जो है हमारा है कोलन। कोलन जो होता है बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। कोलन जो होता है बड़ी आंत का सबसे जो है बड़ा भाग होता है। और सीकम जो होता है यह बड़ी आंत का सबसे पहला भाग होता है। इसी में छोटी आंत से आया हुआ पचा हुआ भोजन इसी में सबसे पहले प्रवेश करता है। अब हमारा जो अंतिम भाग है वह रेक्टम होता है, जिसको हम मलाशय भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? रेक्टम। तीसरा भाग जो हमारा है वह रेक्टम है। इसको हम जो है मल द्वार भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मल द्वार, जो शरीर से जो है, शरीर से बाहर खुलता है। शरीर से कहाँ पर खुलता है? बाहर जो है खुलता है। इसको जो है रेक्टम कहा जाता है। आप यहाँ पर जो है देख पाएंगे, यह जो सबसे अंतिम भाग दिखाई दे रहा है गुदा या फिर मल द्वार, इसे ही रेक्टम जो है कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रेक्टम कहा जाता है। आप यहाँ पर ये चित्र देख पाओगे कि इसमें जो है प्रत्येक भाग के बारे में, जो पाचन से संबंधित है सभी के बारे में बता दिया गया है। आपको इसका नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर पाओगे।